नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिटर टेट की थ्योरी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे फिटर टेट की आज फिटर की आज चौथी क्लास है, यानी चैप्टर फर्स्ट की चौथी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिटर के 2 बैच मिल रहे होंगे, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर, और दोनों में चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद उनका MCQs कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रीशियन के भी 2 बैच मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर। फिर आपको बिल्डर का भी बैच मिल रहा होगा। उसी के साथ साथ कुछ ही दिनों में आप लोगों को इस चैनल में वर्कशॉप कैलकुलेशन, ED और एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास देखने को मिल जाएगी। फिर कुछ ही दिनों बाद और ट्रेड भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलने लगेंगे, जैसे वायरमैन हो गया, कोपा हो गया, और आपका टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। ठीक, इस तरह के कुछ और भी ट्रेड हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो बच्चा जिस ट्रेड का हो सबको अपने अपने ट्रेड की क्लास मिले। ठीक, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 4, फर्स्ट चैप्टर की क्लास नंबर 4। ठीक, इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास नंबर 3 में श्वसन के बारे में बताया था, कृत्रिम श्वसन यंत्र के बारे में बताया था। आज है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी व्यक्तिगत रक्षा उपकरण। हम हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हम कौन से उपकरण हमको यूज करने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में बोला जाता है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, कार्यशाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूर्ण सतर्कता और साफ सफाई के बावजूद भी अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर पड़े रह जाते हैं। ठीक है, जब आपका वर्कशॉप होता है, कार्यशालाएँ होती है, यहाँ पर हम काम करते हो तो हमारी कार्यशाला है। ठीक है, हम वहाँ पर कितनी भी साफ सफाई रखें लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ छूट ही जाते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त रह जाते हैं तो हमें क्या करना, इधर उधर पड़े रहते हैं। इनके अतिरिक्त क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। क्या है, अपशिष्ट पदार्थ पड़े रह जाते हैं जिससे हमको चोट लगने की संभावना रहती है। जैसे लोहे की छीलन पड़ी हुई है वो हमारे पैर में चुभ सकती है, या धूल के कण उड़ रहे हो हमारी आँख में जा सकते हैं। तरह तरह के कारण होते हैं हमको चोटिल करने के। ठीक है, इससे हमको बचाव के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ PPE यूज करने पड़ती हैं, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण यूज करने पड़ते हैं। PPE ये साधन हैं जो विभिन्न रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। यानी आवरण के रूप में मतलब क्या हुआ कि उसको हम पहन लेते हैं, उसको हम यूज करते हैं, यानी पहन लेते हैं। चश्मा क्या है, पहनेंगे। हेलमेट क्या है, पहन लेंगे। ग्लव्स है जो है पहन लेंगे। तो क्या करते हैं, एक आवरण बना लेते हैं हमारे शरीर के बाहर। हमारे शरीर का आवरण होता है हमारी चमड़ी, हमारी स्किन जो होती है वो पहला आवरण हमारे स्किन का है, जो नेचुरली हमको भगवान ने दिया है। उसके बाद क्या है, हम और अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, PPE को पहन लेते हैं, उनका एक आवरण बना लेते हैं। ठीक है, अपने शरीर के ऊपर एक और आवरण बना लेते हैं। तो PPE क्या करते हैं, आवरण के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। फिर व्यक्तिगत रक्षा उपकरणों को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और जो हमारे PPE हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, सिर की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, सिर की सुरक्षा हम कैसे करते हैं, इसके बारे में सिर की सुरक्षा हम करते क्यों, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे गिरती हुई वस्तु है, जो ऊपर से कोई सामान गिर रहा है वो हमारे सिर को चोटिल कर सकती है। इसके अलावा वस्तुओं के विपरीत आघात, इसके अलावा यदि हम कहीं पर चल रहे हैं नहीं देख पाए तो हमको क्या, हमारा सिर उस पर टकरा सकता है। ठीक, इससे सुरक्षा ये हमारे सिर को क्या कर देंगे, चोटिल कर देंगे। तो हम जब चोटिल कर देंगे तो चोटिल होने से पहले हम क्या करेंगे, अपने सिर की सुरक्षा के लिए कुछ उपकरण यूज करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलमेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका हेलमेट दिखाई दे रहा है। हेलमेट हम पहन लेंगे तो हमारी सिर की सुरक्षा हो जाती है। ठीक, इस हेलमेट में एक यहाँ पर क्या होती है, पट्टी होती है, एक धागा होता है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, 2 व्हीलर चलाते होंगे, हेलमेट देखे होंगे, उसी तरह के हेवी हेलमेट होता है, लेकिन इसमें शीशा नहीं होता सामने, लेकिन बद्धी उसी तरह की होती है ताकि इसको बांध ले अपने आप, ये ना गिरे। ठीक है, उसी तरह पैरों की सुरक्षा हम क्यों करते हैं, हार्ट स्पैटर से बचाव के लिए। हार्ट स्पैटर क्या होते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं या वेल्डिंग जहाँ होती है तो वहाँ से चिंगारियाँ उड़ती हैं, ड्रिलिंग करते हैं वहाँ से चिंगारियाँ उड़ती हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पैटर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है, जो उसकी चिंगारियाँ होती है ज़मीन में पड़ती हैं, वहाँ पर हमारा पैर पड़ेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। तो उससे सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, शूज पहनेंगे। फिर गिरती हुई वस्तुएँ, ये नहीं होना चाहिए, गिरी हुई वस्तुएँ होना चाहिए। जो गिरी हुई वस्तुएँ हैं वो हमारे पैर में चुभ सकती हैं।
ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कारकारी गीला क्षेत्र, यानी ये कहीं गीला है तो वहाँ पर हम स्लिप हो सकते हैं, लेकिन जो ये शूज होते हैं ये इतना जल्दी हमको स्लिप नहीं होने देते, इसलिए हम जो अपने पैरों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, शूज का यूज करते हैं। ठीक है। इस शूज की खासियत क्या होती है, ये शूज होता है इसमें सबसे नीचे क्या होती है, प्लास्टिक होती है, जो क्या होती है, स्लिप होने से हमको बचाती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, स्टील होती है, स्टील की एक परत होती है, स्टील की एक परत होती है। ठीक है। स्टील की यहाँ पर क्या होती है, एक परत होती है जो शूज को मजबूती प्रदान करती है। फिर ये स्टील की परत यहाँ तक आती है जो हमको ठेस लगने पर हमारे उंगलियों को बचाती है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होती है, विद्युत रोधी होती है, विद्युत रोधी भी होती है, झटका यहाँ से नीचे करंट है तो हमको झटका भी नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ इसमें और क्या होता है, ये जो यहाँ पर होता है लेदर होता है, जो हमको जो लोहे की छीलन वगैरह होती है यदि बाहर से आ गई है तो उसको भी हमको चुभने से बचाता है। ठीक है। ये हमारा शूज होता है। इसमें मेन क्या होता है, स्टील होती है, विद्युत रोधी होती है और फ्रिक्शन लेस होती है। ठीक है। फिर हमारा अगला है नाक की सुरक्षा। ठीक। नाक की सुरक्षा हम क्यों करते हैं, धूल के कणों से बचने के लिए, फ्यूम गैसों से, यानी बिल्डिंग के बाद जो गैस उड़ रही है, बिल्डिंग से बाद जो गैस उड़ रही है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाकों में अपने मास्क लगाते हैं ताकि ये गैस, गंदी गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये नोज मास्क यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये नोज मास्क है हमारा, नोज मास्क का हम यूज़ करते हैं। ठीक। फिर अगला है हमारा हाथों की सुरक्षा। हाथों की सुरक्षा हम क्यों करते हैं, क्या है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं। गर्म चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, जब हम किसी चीज़ में बिल्डिंग करते हैं तो गर्म हो जाता है, ड्रिलिंग करते हैं तो पार्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है। यदि उसको हम पकड़ लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो उससे बचाव के लिए हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। और विद्युत झटकों से भी बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स ये कैसे होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ये ग्लव्स विद्युत रोधी होते हैं, यदि इससे करंट हम धोखे से छू भी देते हैं तो हमको करंट नहीं लगेगा। इसके साथ यदि गर्म चीज़ हम टच कर देते हैं, गर्म जॉब अपना टच कर देते हैं तो हमारा हाथ जलने से बच जाएगा। ठीक है। फिर अगला है हमारा आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा हम क्यों करते हैं, धूल के कणों का उड़ना। धूल के कण जो हैं वो हमारे नाक से तो जा ही सकते हैं, तो नाक को हम अपने सांस को बचाने के लिए क्या किए, नोज मास्क लगा लिए। अब क्या है, अब हमारे आँख में भी पड़ सकता है और आँख को डैमेज कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर गॉगल्स यूज़ करते हैं, चश्मे यूज़ करते हैं ताकि धूल के कण हमारे आँख में ना जाए। यूवी किरणों व IR से बचाव के लिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, बिल्डिंग के दौरान निकलती हैं, उनसे बचाव के लिए भी हम अपने क्या पहनते हैं, आँखें, ये चश्मा पहनते हैं। ठीक है। फिर चेहरे की सुरक्षा। अब सब कुछ हो गया तो अब हमको चेहरा भी अपना बचाना है। ठीक है। चेहरा चोटिल कैसे होता है, बिल्डिंग या ग्राइंडिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी। बिल्डिंग या ग्राइंडिंग से क्या होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। वो चिंगारियाँ हमारे चेहरे पे पड़ के क्या करेंगी, हमारे चेहरे को जला देंगी। ठीक है। इसके साथ साथ यूवी किरणें भी क्या होती हैं, हमारे चेहरे को डैमेज करती हैं, क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनसे बचाव के लिए हम क्या पहनते हैं, एक फेस शील्ड होता है। ये फेस शील्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। ये फेस शील्ड में जो है ये सब क्या बना होता है, लोहे से बना होता है। ये क्या है, लोहे से, ये सब पार्ट लोहे से बना होता है। आँख के पास यहाँ पर ग्लास लगी होती है, इसको हम बंद कर लेते हैं तो हमको सामने दिखता तो है। उसके अलावा जो भी गैसें हैं, धूल कण हैं, स्वेटर है, कुछ भी हमारे फेस की तरफ नहीं जाता। ये लोहे की जो परत होती है उसको रोक लेती है। ठीक। फिर अगला है हमारा फेस शील्ड। फेस शील्ड ये क्या है, हमारा फेस शील्ड है। ठीक है। फिर कानों की सुरक्षा। कानों की सुरक्षा, कान हमारे कैसे डैमेज हो सकते हैं, आप लोग बोलेंगे कान में तो धूल के कण भी नहीं जाएंगे सर, तो कान क्यों डैमेज होंगे। कान हमारे डैमेज होते हैं उच्च शोर के कारण। जहाँ ज़्यादा आवाज़ होती है, ज़्यादा शोर शराबा होता है, वहाँ हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये ईयर मफ यूज़ करने पड़ते हैं। ये क्या है, हमारा ईयर मफ है। ये हमारा है ईयर मफ। इसके लगा लेने से हमको साउंड कम सुनाई देता है, हमारा कान सुरक्षित रहता है। ठीक है। फिर हमारा अगला आता है शरीर की सुरक्षा। अब अलग अलग पार्ट की सुरक्षा की, अब हमको क्या करना है, हमको अपने पूरे शरीर की सुरक्षा करनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा एप्रन दिख रहा होगा आपको, ये है एप्रन। ये क्या है, एप्रन है जो लेदर का बना होता है। ये हमारे क्या गर्व करो से हमारी सुरक्षा करता है। ये आदमी क्या पहन के रखा है, ये एप्रन है पूरा। ठीक। फिर इसके अलावा इसने क्या पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा हुआ है, स्लीव पहन रखी हुई है। इसके अलावा फेस शील्ड भी इसने पहन रखा है। ठीक है। हेलमेट विथ फेस शील्ड, इसका जो ये दिख रहा है आपको, इसमें हेलमेट भी है और फेस शील्ड भी है। ठीक है। इसके अलावा ये ग्लव्स पहन रखा है। ठीक है। फिर ये शूज भी
शूज भी पहन रखा है, जो सेफ्टी शूज होते हैं, कंपनी के जो बूट होते हैं उसको भी पहन के रखा है। इसके अलावा ये क्या लेग गार्ड्स भी पहन के रखा है, लेग गार्ड्स भी पहन के रखा है, यानी यह पूरे पीपीई का उपयोग किया है, यह व्यक्ति सुरक्षित है। ठीक है, फिर अगला हमारा टॉपिक है 5S। 5S क्या होता है, इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। 5S होता क्या है, ठीक, इसके प्रयोग क्या है। 5S का मतलब क्या होता है, 5S कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, 5S क्या होता है दोस्तों, 5S क्या अवधारणा है, एक जापानी शब्दों का समाकलन है। 5S क्या है, जापानी शब्दों का समाकलन है, हिंदी शब्द नहीं है ये, इंग्लिश शब्द नहीं है ये, एक ऐसा शब्द है, जापानी शब्द है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है 5S कहाँ से लिया गया है, तो जापानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे है, इसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा कर्मचारी के सहयोग द्वारा कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि का उचित रखरखाव तथा सुरक्षित रहकर कार्य किया जाता है। 5S अवधारणा को निम्नलिखित 5 चरणों में पूरा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर यस होना चाहिए था। इसमें इसका 5S नाम क्यों है, क्योंकि ये 5 चरण में पूरा होता है और पाँचों चरण का जो पहला वर्ड है वो एस से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं और पाँचों चरण जो ये जैसे हो गया आपके 5 चरण हो गए। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे पाँचों चरण में जो वर्ड यूज किया गया है, पाँचों चरणों का जो नाम है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, शेरी हो गया, स्टेशन हो गया, शीशो हो गया, सिकेस्टू हो गया और सुके हो गया। ठीक है, ये क्या है, जापानी वर्ड है, ये हैं सब जापानी शब्द हैं, इनका मतलब हमको नहीं पता है, इसलिए इसके आगे इसका मतलब इंग्लिश में दिया हुआ है। शेरी मतलब होता है शार्ट, ये सिटीजन मतलब होता है सेट इन ऑर्डर होता है, फिर शीशो मतलब होता है साइन यानी चमकाना होता है, फिर क्या है अगला हमारा स्टैंडर्डाइज हुआ और सस्टेन हुआ। इंग्लिश में भी एस से पूरा स्टार्ट हुआ और जापानी शब्द में भी एस से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ 5S। इसका नाम इसलिए पड़ा 5S। ठीक है, अब हम देखेंगे सीरी है क्या, शार्ट है क्या, यानी प्रथम चरण इसका है क्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सीरी 5S का प्रथम यस, ठीक है, सीरी का क्या है 5S जो है उसका प्रथम यस यानी सीरी होता है, प्रथम यस। ये देखिए प्रथम यस क्या है, सीरी है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। यह उन आवश्यक मदों को कार्य प्रणाली से अलग करता है जो वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वह इन पदार्थों को अलग करता है। छांटना, सीरी का मतलब क्या है, छांटना है, ये छांटता है किसको, वह पार्ट्स जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वह मद जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको ये अलग करता है। ठीक है, इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रेड टैगिंग के नाम से किसे जाना जाता है, रेड टैगिंग के नाम से किसे जाना जाता है, या दूसरी तरह इसको पूछ सकता है 5S में कौन से यस को रेड टैगिंग के नाम से जाना जा सकता है। तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि जो सीरी है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, संगठनों को सॉर्टिंग से कई फायदे हैं। संगठनों को सॉर्टिंग से कई फायदे, जैसे बहुमूल्य फ्लोर क्षेत्र की प्राप्ति एवं टूटे हुए उपकरण, रद्दी एवं अतिरिक्त कच्चे मालों की विलुप्ति आदि, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम खराब फालतू के सामान हटा देंगे तो हमारा जो फ्लोर है, स्पेस है, वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, बच जाएगा। इसके साथ साथ जो उपकरण रद्दी हो गए, खराब हो गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, छाट देंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, यानी हमारा स्पेस खाली रहेगा, हमको काम करने में असुविधाएँ नहीं होंगी। ठीक है, फिर अगला यस आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर यानी क्रम का निर्धारण। यह भी सभी मदों को उचित रूप में व्यवस्थित करती है। यह भी क्या करती है, क्रम का ऑर्डर बनाती है, सभी को व्यवस्थित करती है, सभी मदों को एक बढ़िया व्यवस्थित तरीके से रखती है ताकि सरलता के साथ उनकी लेवलिंग की जा सके। ठीक है, फिर हमारा यह भी तभी कामयाब हो सकती है जब 5S के प्रथम स्तंभ 60 द्वारा अनावश्यक मद कार्य क्षेत्र से अलग कर दी जाए। यानी यह विधि कब प्रभावी होती है, जब पहले वाले यस का हम पालन करते हैं। पहले वाले यस का मतलब जो हम खराब मदों का क्या करते हैं भाई, वो बाहर कर देते हैं, खराब मदों को हम अनावश्यक मदों को बाहर कर देते हैं, तब इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर सतहों को रंगना, लेबल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र में स्थानों की रूपरेखा तैयार करना आज सेट इन ऑर्डर विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सेट इन ऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि सतह को रंगना, लेबल स्थापित करना एवं कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना इसमें आता है। किसमें आता है, दूसरे इसमें आता है, यानी सेट इन ऑर्डर में आता है। ठीक है,
फिर तीसरा है साइन यानी चमकाना। यह विधि कार्य क्षेत्र एवं सभी मशीनों के स्वच्छीकरण विधि से संबंधित है। चमकाना का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी चीज़ को जब हम साफ रखेंगे तो चमकेगी, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम साफ सुथरा रखते हैं तो क्या होती है, वो चमकती रहती है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा इसका मतलब ये है चमकाना यानी सभी मशीनों को स्वच्छीकरण यानी हमको साफ सुथरा उसको रखना है। फिर स्वच्छ वातावरण में कार्य करने से वातावरण भी हमारा क्या होना चाहिए, मशीन के साथ साथ वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। वातावरण स्वच्छ कैसे होगा, हम अपनी मशीन में साफ़ सफाई रखेंगे, खुद की साफ़ सफाई रखेंगे, वर्कशॉप की साफ़ सफाई रखेंगे तो क्या रहेगा, वहाँ पर स्वच्छ वातावरण तैयार हो जाएगा। तो स्वच्छ वातावरण में कार्य करने से कार्यकर्मी किसी यंत्र में हुई खराबी को आसानी से देख एवं समझकर उसका निवारण कर सकते हैं। यानी मशीन में यदि फालतू कचरा नहीं है, जगह जगह तेल नहीं टपका हुआ है, धूल मिट्टी नहीं जमी हुई है, तो कोई पार्ट यदि खराब होता है तो उसको हम तुरंत देख लेते हैं कि ये पार्ट खराब हो गया है। यदि मशीन में हमारे जाले लगे हुए हैं, जगह जगह तेल बिखरा हुआ है, गंदी है हमारी मशीन, तो हमको वो पार्ट ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। संगठन प्रायः साइन स्तंभ को प्रारंभ करने से पहले साइन लक्ष्य असाइनमेंट विधियों एवं उपकरणों को स्थापित करते हैं। फिर अगला है हमारा मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइज। ये क्या होता है, 5S के सभी 3 स्तंभों को लागू करने के बाद पहले क्या करना है, ऊपर के तीनों स्तंभों यानी तीनों चरणों को लागू करने के बाद मानकीकरण का नंबर आता है, जिसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र में एक सर्वोत्तम प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, एक सर्वोत्तम प्रक्रिया मतलब वो सबसे अच्छी प्रक्रिया, सबसे अच्छी क्रिया कि किस मेथड से हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, उसके बारे में उसका मानकीकरण किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत उस प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो पूर्व के सभी 3 स्तंभों को कायम रखती है। इसके अंतर्गत वही क्रम को मानकीकरण किया जाता है जो तीनों स्तंभों को क्या करती है, कायम रखती है, यानी तीनों स्तंभों को उल्लंघन न करे, तीनों स्तंभों को कायम रखे, ठीक है। फिर इस विधि के अंतर्गत 3 चरण शामिल हैं। इसमें भी क्या है, 3 चरण शामिल हैं। सेट इन ऑर्डर साइन की कार्य जिम्मेदारी प्रदान करना, फिर कार्यों के एक नियमित कार्य के रूप में समाकलित करना, फिर अगला है हमारा 5S को कायम रखने के लिए नियमित जांच करना, ठीक है। इसमें भी 3 होते हैं। पहला क्या होता है हमारा सेट इन ऑर्डर साइन की कार्य जिम्मेदारी प्रदान करना, यानी ऊपर के तीनों हैं उनको देखना, फिर एक नियमित कार्य के रूप में समाकलित करना, और उसके अलावा जो 5S को कायम रखने के लिए नियमित इनकी जांच की जाती है। इसमें क्या आता है, 5S को कायम रखने के लिए नियमित जांच करनी पड़ती है। फिर अगला हमारा 5S होता है कायम रखना यानी सस्टेन। यह सबसे कठिन एस है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे कठिन एस कौन सा है, लास्ट वाला एस यानी सस्टेन, कायम रखना सबसे कठिन एस है। इसका उद्देश्य है उचित रूप से सही विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना। जिसका उद्देश्य क्या है, उचित रूप से सही विधियों एवं प्रक्रियाओं, सही तरीकों, सभी क्रियाओं को कार्यान्वित रखना, कायम रखना क्या है, इसका मकसद है, इसका मोटो है। फिर यह विधि नई वर्तमान स्थिति एवं संगठन के कार्य क्षेत्र मानक को परिभाषित करने के प्रति केंद्रित होती है। इस स्तंभ के बिना बाकी सारे स्तंभों की उपलब्धियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती, यानी ये स्तंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं रहेगा तो ऊपर के जो 4 स्तंभ हैं वो बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकती, वो अपने आप में तितर बितर हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, उनका पालन नहीं हो पाएगा। तो ये जो 5S का लास्ट वाला एस है वो बहुत ही ज़रूरी है। इस स्तंभ के लिए कई उपकरण प्रयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। इस स्तंभ के लिए बहुत सारे उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। संकेत एवं पोस्टर, जैसे सिंबल होते हैं, पोस्टर होते हैं, प्रदर्शन समीक्षा, जो आपके प्रदर्शन हो रही है, कंपनी की प्रदर्शन है उसकी समीक्षा की जाती है, तथा विभागीय भ्रमण। विभागीय भ्रमण क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भ्रमण किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट की ऑडिट की जाती है। ये सब किस में आता है, 5S के लास्ट वाले एस में आता है, ठीक है। ये आपका 5S हो गया। तो फिटर टेट का फर्स्ट चैप्टर का फिटर टेट के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बची हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसके अलावा जो भी कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डस्टबिन वगैरह के बारे में हो गया, किस अपशिष्ट पदार्थ को फेंकने के लिए कौन से डस्टबिन यूज करने हैं, इन सब के बारे में अलग से न पढ़ा के मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, MCQs आपको कराऊंगा, यानी कल इस क्लास के बाद अगली क्लास जो होगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी। इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, उसमें मैं उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।